अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे थे एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अम्ल, क्षार और लवण की बात हम कर रहे थे। हमने लगभग पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया था, पूरा चैप्टर पढ़ लिया था एसिड, बेस और सॉल्ट का, जिसमें हमने कितनी चीज़ें पढ़ी थी। एसिड के बारे में पढ़ा था, एसिड क्या होते हैं। बेस के बारे में पढ़ा था, बेस क्या होते हैं। एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, उन दोनों के बीच में हमने डिफरेंस यानी अंतर देखा था। साथ ही हमने सॉल्ट यानी लवण के बारे में पढ़ा था और सॉल्ट के एग्जाम्पल्स हमने देखे थे अलग अलग। प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ हमने ये चैप्टर फिनिश किया था और इसमें इंडिकेटर जो हमें सूचित करते हैं कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, इसके बारे में पढ़ा था और डिफरेंट इंडिकेटर्स के बारे में हमने इसमें अच्छे से समझा था कि कौन सा इंडिकेटर एसिड और बेस के साथ कौन सा कलर देता है। इसके साथ ही हमने इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने कल कुछ क्वेश्चन देखे थे। आइए आज उन क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हैं और उनके आंसर जानते हैं और उनको समझने का प्रयास करते हैं। मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ वही क्वेश्चंस। 3 टेस्ट ट्यूब आपको दी गई हैं और इनमें तीनों में अलग अलग सोल्यूशंस होंगे जो आपको पता नहीं है। उन्होंने कहा, क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको एक में एसिडिक सोल्यूशन, एक में बेसिक सोल्यूशन और एक में डिस्टिल वाटर दिया गया है और आपको रेड लिटमस पेपर से क्या करना है, फाइंड करना है कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा डिस्टिल वाटर है। तीनों में आप रेड लिटमस पेपर डाल दोगे, जो रेड को ब्लू कर देगा वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ठीक है, अब इस ब्लू को, अब एसिडिक सोल्यूशन है 2 तो ये तो रेड के साथ कोई भी कलर नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन आपको एग्जैक्ट पता करना है कौन सा डिस्टिल वाटर है और कौन सा एसिडिक है। तो वहां पर आप क्या करते हैं, जो बेसिक से ब्लू मिला है उस ब्लू को, जो बचे, ये सपोज बेसिक हो गया आपका, इन दोनों में आप ब्लू डालोगे। ठीक है, जो एसिडिक होगा वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो आप क्या फाइंड कर लेंगे कि ये एसिडिक है, ये बेसिक है और दिस इज योर डिस्टिल वाटर। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन हमने देखा था, Why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessel? क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि जो एसिड होता है, कर्ड और सोर सब्सटेंसेस का मतलब इसमें कोई तो एसिड प्रेजेंट होगा और वो एसिड क्या करता है, मेटल के साथ रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है और मेटल का क्या बना देता है, पॉइजनस कंपाउंड बना देता है मेटल के, जो हार्श होते हैं और जिनकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब भी कोई एसिड किसके साथ, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड प्लस मेटल होगा, तो वहां पर एक सॉल्ट बनेगा और साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, Why do HCl, HNO3 etc. shows acidic character in aqueous solution and alcohol and glucose do not show? तो क्यों नहीं करते? क्योंकि जो HCl और HNO3 है वो क्या करते हैं, H प्लस आयन देते हैं। और ये हमने किस में पढ़ा था, सिर्फ वाटर के साथ ये H प्लस आयन देंगे या एक्वस सोल्यूशन में ही ये क्या देंगे, H प्लस आयन देंगे। ओके, इसीलिए क्या होता है, जो HCl और HNO3 है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं और ग्लूकोज और अल्कोहल ऐसा नहीं करते, H प्लस आयंस नहीं देते, इसीलिए वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर सेम वही है, क्योंकि यहाँ पर आयंस प्रोड्यूस होते हैं, चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए क्या होता है, जो एसिड का एक्वस सोल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, विद्युत का चालन करता है। क्यों? क्योंकि उसमें आयंस आ गए हैं, चार्ज पार्टिकल आ गए हैं जो मूव करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड व्हाई इज इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड। हमने क्या पढ़ा था कि एसिड में कभी भी वाटर ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक है, बल्कि क्या करेंगे, वाटर में एसिड ऐड करोगे। ठीक है, और वो भी ड्रॉप वाइज। क्यों? क्योंकि जब ये रिएक्शन होगी
तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट इवॉल्व होती है, और जब हीट इवॉल्व होगी, हीट जनरेट होगी, तो उससे क्या होगा, अगर हम ये वाला केस ले लेते हैं तो इस केस में यहाँ पूरा एसिड भरा हुआ है, तो हीट के इवॉल्व होने से एसिड के बाहर निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ये कहीं भी स्किन में या फिर किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में आ सकता है और उसको खराब कर सकता है, ठीक है। जबकि इस केस में यहाँ क्योंकि वाटर है और हीट अगर इवॉल्व होती भी है तो पानी से कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। और एसिड को ड्रॉप वाइज ऐड किया जाता है डाइल्यूशन में। Next question is, you have two solutions A and B. The pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? Which of this is acidic and which one is basic? आपको दो solutions दिए गए हैं जिनमें आपका जो पहला सोल्यूशन है A, उसका pH कितना बताया गया है, 6 बताया गया है, और B का कितना है, 8 बताया गया है, ठीक है। तो हमने pH स्केल को बहुत अच्छे से पढ़ा था, जहां पर हमने क्या कहा था, 0 to 14 का स्केल होता है और बीच में इसका मिडिल पॉइंट 7 आ जाता है। तो 7 से नीचे जिसका भी क्या होगा, pH होगा, या 7 से कम बिलो 7 किसी का भी pH आता है तो वो कैसा होगा, एसिडिक यानी अम्लीय होगा, और ग्रेटर देन 7 या 7 से ऊपर किसी का pH है तो वो कैसा होगा, बेसिक होगा। और चूंकि हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि A का कितना है 6, तो ऑब्वियसली ये एसिडिक होगा, और B का कितना है 8 है यहाँ कहीं, तो वो क्या होगा, बेसिक होगा नेचर में, ठीक है। और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पूछ रहा है, तो हमने क्या पढ़ा था, बिलो 7 जाने पर, 7 से जितना दूर हटेंगे नीचे को उतना ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ती है, या हम कह सकते हैं जो एसिड होते हैं उनकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बेस। तो इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा हो जाएगी, ए की, ओके। Next question is, under what soil condition do you think a farmer would treat the soil of his fields with quicklime calcium oxide? ये बेस है आपका, ठीक है। स्लेग्ड लाइम ये भी बेस है, और कैल्शियम कार्बोनेट ये भी क्या है, बेस। तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि किस कंडीशन में मिट्टी की, सॉइल की कौन सी कंडीशन ऐसी होगी जब उसे इन बेस या क्षार के साथ ट्रीट किया जाएगा, तो कौन सी होगी, एसिडिक। जब मृदा में एसिड की मात्रा, अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी तो उस केस में क्या होगा, जो फार्मर्स होंगे वो क्या करेंगे, किसी बेस का यूज यानी क्षार का उपयोग करेंगे और उससे मृदा को ट्रीट करेंगे या उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। हमने क्या पढ़ा था कि जब भी किसी प्लांट को या क्रॉप को ग्रो कराना होता है तो उससे पहले टेस्टिंग होती है सॉइल की, और सॉइल की टेस्टिंग में क्या टेस्ट किया जाता है, उसका पीएच टेस्ट किया जाता है कि वो कौन सी कंडीशन में है, उसका पीएच कितना है, वो एक्यूरेट है या नहीं है, सही है या नहीं है एक हेल्दी प्लांट को ग्रो कराने के लिए। तो अगर उन्होंने ऐसा किया है और उसके बाद वो बेस का यूज कर रहे हैं, तो मतलब सॉइल में या मिट्टी में किस चीज की मात्रा थी, एसिड की मात्रा ज्यादा थी। तो कौन सी, एसिडिक कंडीशन रही होगी बहुत ज्यादा, इसीलिए यहाँ पर बेस का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। Soil is too acidic, having low pH. Okay. Next question is, why do acids not show acidic behavior in the absence of water? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने तीन तरह से पढ़ लिया था। एक हमने क्या पढ़ा था, जो HCl HNO3 वाला क्वेश्चन आया था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आपका नाइट्रिक एसिड जो होते हैं वो एसिडिक बिहेवियर देते हैं किसमें, एक्वस सोल्यूशन में, वाइल जो ग्लूकोज और क्या होता है एल्कोहल्स होते हैं वो क्या नहीं देते हैं, एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते। तो हमने क्या बताया था, ये सब किसके कारण होता है, H+ आयन के कारण होता है, क्योंकि H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड, इसलिए वो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि एसिडिक जो एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं या कंडक्ट करते हैं। क्योंकि वहां पर भी H+ आयन या हम क्या बोल सकते हैं चार्ज पार्टिकल वहां पर प्रोड्यूस हो रहे थे, जनरेट हो रहे थे। अब ये सेम क्वेश्चन आया है कि एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर रहे हैं जब वाटर की अब्सेंस है, यानी पानी वहां पर प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होता है यहाँ पर H+ आयन प्रोड्यूस नहीं होगा। और H+ आयन अभी हमने पीएच स्केल में भी क्या पढ़ा कि H+ आयन कंसंट्रेशन ही हमें क्या बताता है
कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो H+ आयन कंसंट्रेशन ही यहाँ पर क्या बताएगा, एसिडिक बिहेवियर बताएगा, और क्योंकि वहां पर पानी प्रेजेंट नहीं है तो H+ आयन प्रोड्यूस नहीं होंगे, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ओके, द एसिड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयंस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो यही हमने पढ़ा कि सिर्फ पानी की प्रेजेंस में ही क्या होगा, H+ आयन प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट इज fresh milk has a pH of 6. How do you think the pH will change as it turns into curd? Explain your answer. क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि फ्रेश मिल्क, ताजा दूध जो है उसका pH कितना है, 6 है। How do you think the pH will change as it turns into curd? किसमें चेंज हो गया है, जो आपका फ्रेश मिल्क था वो किसमें चेंज हो गया, कर्ड में, दही में, ठीक है, दूध दही में कन्वर्ट हो गया है। एक्सप्लेन योर आंसर। तो पीएच को कैसे अफेक्ट करेगा, अब जो फ्रेश मिल्क था उसका दही बना दिया है, ठीक है, दही बनाने पर यहाँ पर लैक्टिक एसिड आ जाएगा, ठीक है, तो यानी पहले जो 6 था पीएच वो क्या चले जाएगा, बिलो 6 चले जाएगा, बिलो 6 इसका पीएच हो जाएगा। ओके, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड। ओके, pH of milk falls below 6 as it turns into curd due to the formation of lactic acid. During this process, lactic acid present in it reduces its pH value. क्या कर रहा है lactic acid, pH value को कम कर रहा है, और इसका कर्ड का जो pH होता है वो 4.5 to 5 और 5.5 के आसपास होता है, ठीक है। Next question is, what is a neutralization reaction? Give 2 example. Neutralization reaction क्या है, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसको आप पढ़ते आ रहे हो 7th क्लास से, वो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, और इसके आपको 2 उदाहरण बताने, ठीक है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, हम जब एसिड के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने 3rd पॉइंट एसिड में देखा था, क्या देखा था कि एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। क्या कहा, एसिड रिएक्ट करेगा किससे, बेस से, यानी अम्ल किससे अभिक्रिया कर रहा है, क्षार से अभिक्रिया कर रहा है, और हमने क्या कहा, यहाँ पर लवण बनता है, सॉल्ट बनता है, और साथ में क्या बनेगा, वाटर यानी जल, पानी बनेगा साथ में, ठीक है। दूसरा हमने जब बेस पढ़ा था, बेस का 3rd पॉइंट था, बेस जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट यानी लवण और जल बनाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो ये दोनों ही रिएक्शन सेम ही है, बस हमने एक बार हमने एसिड से बेस की करवाई, एक बार बेस से एसिड की कराई, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट भी दोनों केस में सेम है, ठीक है। तो आप इसको क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि जब भी कभी एक एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराई जाएगी, एक एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करवाई जाएगी, या बेस की रिएक्शन एसिड के साथ करवाई जाएगी, उस केस में जो उत्पाद के रूप में या प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलेगा वो क्या है, लवण और जल मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको पूछा जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि एक एसिड और बेस की रिएक्शन करवाना ही उदासीनीकरण अभिक्रिया है, जिसका उत्पाद क्या होता है, लवण और जल होते हैं, ठीक है। The reaction between an acid and a base forms salt and water is called a neutralization reaction. Okay? यही होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी जब भी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाई जाएगी तो उत्पाद के रूप में लवण और जल बनेगा, यही क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसके 2 एग्जाम्पल पूछे गए हैं, ठीक है। पहला है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, ये एक बेस है, इसकी अभिक्रिया किससे करवाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाई, तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड बना, जो कि एक क्या है, सॉल्ट है, और साथ ही क्या बना, वाटर बना। तो हो गया, बेस की अभिक्रिया एसिड से कराई, प्रोडक्ट में क्या बना, सॉल्ट बना और वाटर बना। यही हमने यहाँ कहा
एसिड और बेस की रिएक्शन कराएंगे, सॉल्ट और वाटर बनेगा। ओके, सेकेंड आपका एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड। एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है, इनकी रिएक्शन कराएंगे, सोडियम एसीटेट बनेगा जो कि एक सॉल्ट है, और साथ ही क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ओके, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया किसका, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। ओके, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन वर्ड से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्या होता है, एसिड बेस को या बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। और जब भी सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, यानी सॉल्ट बनेगी, लवण बनेगा, तो वो डिपेंड करता है कि दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, अगर अम्ल क्या है, अच्छा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और वो किसके साथ, वीक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। क्या कहा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो जो आपका सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका एसिड कैसा है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। दूसरा है, जब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, बेसिक सॉल्ट आप उसे कह सकते हैं। ओके, तो होपफुली न्यूट्रलाइजेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे आप, पहले आपको इसका डेफिनेशन आप देंगे, और साथ साथ क्योंकि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल पूछे गए हैं तो आपको 2 एग्जाम्पल तो लिखने ही, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या किसी भी रिएक्शन के बारे में पूछा जाता है तो सबसे पहले डेफिनेशन ही लिखी जाती है, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए और अच्छे तरीके से समझाने के लिए एक रिएक्शन आप वैसे भी लिखते हैं, अगर क्वेश्चन में नहीं भी पूछा गया है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2। ठीक है, आपको कॉमन नेम, साधारण नाम बताना है किसका, CaOCl2। ठीक है, इसका साधारण नाम, ठीक है, क्या है ये, CaOCl2। इसको क्या कहा था हमने, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड के, और ये किसका केमिकल नेम था, ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी। ब्लीचिंग पाउडर का कॉमन नेम, सॉरी, ये जो आपको केमिकल फॉर्मूला दिया गया है इसका कॉमन नेम क्या होता है, साधारण नाम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से हम इसे जानते हैं। और जब ब्लीचिंग पाउडर का आपको क्या पूछा जाएगा, केमिकल फॉर्मूला पूछा जाएगा, दिस इज केमिकल फॉर्मूला, और जब केमिकल नेम पूछा जाएगा तो केमिकल नेम ये है। ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा, अणु सूत्र हो जाएगा, या आप बोल सकते हो रासायनिक सूत्र, और ये क्या हो जाएगा आपका रासायनिक नाम, केमिकल नेम। ओके, ब्लीचिंग पाउडर हमने कहाँ पढ़ा था, जब हम सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, वहां पर हमने ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा था, और बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, और कॉमन सॉल्ट हो गया, ये सब हमने कहाँ पढ़े थे, सॉल्ट के बारे में जब हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने प्रिपरेशन भी देखी थी ब्लीचिंग पाउडर की, यूजेस देखे थे। ठीक है, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है उसको पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन दोबारा समझना है वो भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। सोडियम कंपाउंड बताना है जो किसमें यूज होता है, वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में यूज होता है, या हम बोल सकते हैं कि जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की उसको रिमूव करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो आपने ये कहाँ पढ़ा था, जब आप किसके बारे में पढ़ रहे थे, बेकिंग सोडा,
और वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, इन सब के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें क्या आया था, सोडियम कार्बोनेट आया था, यानी वॉशिंग सोडा आया था। तो उसका यूज क्या था, उसका यूज यही था, Na2CO3.10H2, ठीक है। क्या यूज था उसका, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर हम बोल सकते हैं, या रिमूव परमानेंट हार्डनेस फ्रॉम वाटर, पानी से परमानेंट हार्डनेस हटाने के लिए, या हम बोल सकते हैं कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में किसका यूज होता है, सोडियम कार्बोनेट का। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया था, सोडियम कंपाउंड बताना है, तो सोडियम का कौन सा कंपाउंड है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। या हम इसको इसको हम क्या बोल देते हैं, वॉशिंग सोडा भी कह देते हैं, ठीक है। और वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन रिएक्शन हमने देखी थी, कहाँ से बनाया जा रहा था, जब हमने बेकिंग सोडा लिया था। बेकिंग सोडा क्या था, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसको क्या कर रहे थे हम, हीट कर रहे थे। हीट करने पर हमें क्या मिला था, Na2CO3 मिला था, यहाँ सोडियम कार्बोनेट। अब हमने क्या कहा था, इसको हम रिक्रिस्टलाइज करेंगे, ठीक है, प्लस H2O के साथ, 10H2O के साथ रिक्रिस्टलाइज किया, यानी इसमें जितनी भी क्या है प्योरिटीज हैं उनको हटा दिया। रिक्रिस्टलाइज करने पर हमें क्या मिल जाता है, Na2CO3.10H2 वॉशिंग सोडा मिल जाता है। 2 स्टेप में ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी, ठीक है। ये प्रिपरेशन रिएक्शन है किसकी, सोडियम कार्बोनेट की, वॉशिंग सोडा की, नोट कर लीजिए इसे भी। और सोडियम कार्बोनेट के क्या क्या यूज देखे थे, लॉन्ड्री में देखे थे इसके यूज, और ग्लास इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज देखा था। और एक यूज यही हो गया, रिमूव परमानेंट हार्डनेस फ्रॉम वाटर। नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will happen if a solution of sodium hydrogen carbonate is heated, give the equation of the reaction involved। क्या बताना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जा रहा है और आपको इक्वेशन बतानी है, तो हीट करने पर क्या होगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, इसको हीट किया जाएगा। हीट करने पर हमने क्या कहा, क्या मिलेगा हमें, सोडियम कार्बोनेट मिलता है, ठीक है। फिर हमने क्या कहा था, अगर हमें सोडियम कार्बोनेट चाहिए, वॉशिंग सोडा चाहिए, तो इसको रिक्रिस्टलाइज कर लेंगे। यहाँ पे रिक्रिस्टलाइज मैंने आपको बताया था, रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। रिक्रिस्टलाइजेशन होता है जब इससे जो ये हमारा प्रोडक्ट बना है, ये इम्प्योर फॉर्म में है, सपोज इसमें कुछ तो अशुद्धियां होंगी, उनको दूर करने के लिए रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाता है। और रिक्रिस्टलाइजेशन हम क्या कैसे करते हैं, या तो इसमें हॉट वाटर ऐड कर देंगे, इसमें हॉट वाटर ऐड कर देंगे, या फिर इथेनॉल के साथ रिक्रिस्टलाइज किया जाता है, जिससे इम्प्योरिटीज खत्म होती है। और ये जो क्रूड प्रोडक्ट था, इसको क्रूड प्रोडक्ट कहा जाता है, जो पहले मिलता है, ठीक है। इससे हमें प्योर प्रोडक्ट मिल जाता है प्योर फॉर्म में। तो यहाँ पर आपका बन जाता है Na2CO3.10H2, क्योंकि यहाँ पर H2 ऐड की जाती है साथ, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट किया जा रहा है तो क्या हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट मिल रही है। Solution of sodium hydrogen carbonate on heating gives sodium carbonate and carbon dioxide gas is evolved। यहाँ पर साथ में क्या बनेगी, CO2 गैस भी बनेगी, ओके। ये रिएक्शन नोट कर लीजिए। ये आपकी क्या होगी, अगर आपको प्रॉपर्टी पूछी जाती है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की,
तब भी आप ये लिख सकते हैं। और सोडियम कार्बोनेट का अगर आपको प्रिपरेशन रिएक्शन पूछा जा रहा है तब भी आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट, ये आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। तो हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर की रिएक्शन करवाई थी, कब? जब हम जिप्सम को फॉर्म करवा रहे थे या जिप्सम बना रहे थे। हमने क्या कहा था, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है आपका, CaSO4.12H2O, ये फॉर्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जिसे हमने क्या कहा था, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसे कहा था, प्लस इसके साथ 3/2H2O, या हम इसको क्या लिख रहे थे, 1:1/2H2। ठीक है, सेम ही है ये, 3/2H2O लिख लोगे या ये लिख लोगे। ठीक है, इन दोनों की रिएक्शन कराई जा रही है, किसकी, ये आपका POP हो गया यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, और ये क्या हो गया, वाटर हो गया। इन दोनों की रिएक्शन होगी तो क्या मिलता है, एक हार्ड सब्सटेंस बन जाता है जिसको क्या कहा गया, जिप्सम कहा गया, CaSO4, और इसमें 2 मॉलिक्यूल होते हैं किसके, वाटर के, 2H2। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाएगी, पानी के साथ करवाई जाएगी, तो क्या बनेगा, जिप्सम बनेगा। ओके, नोट कर लीजिए इसे भी। तो आज हमने एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में बहुत सारी नई चीजें सीखी और इसकी कुछ एक्सरसाइज करी, क्वेश्चंस करे हमने। ठीक है, जितने क्वेश्चन के आंसर आपको बताए गए हैं होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये चैप्टर आज इसी क्वेश्चन नंबर 15 के साथ खत्म होता है। होपफुली आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।